नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स यानी जो 2020-21 में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें प्रत्येक शिफ्ट का मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का 100% एनालिसिस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला और जो उनका फॉर्म भरे उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरआरबी का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें मैथ के कुछ टाइप के जो क्वेश्चन है ना लगभग इसी टाइप के पूछे जाते हैं और इससे आपकी तैयारी में भी सहूलियत मिलेगी कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट पता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का मैथ का प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करा चुका हूं, आप जाकर देख सकते। आरपीएफ एसआई का भी 2 शिफ्ट का एनालिसिस करा चुका, क्योंकि बाकी सारे शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन थे पूरा का पूरा डाटा हर शिफ्ट में वही पूछा गया था जो उस 2 शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा गया था। और एनटीपीसी का आज हमारा 6ठा वीडियो है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि ये जो पूछा है ना, ये 17 जनवरी 2021 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आप सभी को पता होगा कि 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो हम जो आंसर है तो 6 4 10, 10 + 0 10 ही होगा। 5 3 8, 8 और 2 10, तो 10 - 10 क्या हो गया 0। 0 क्या 11 से डिवाइड है? बिल्कुल 0 किसी भी नंबर से डिवाइड है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। इसी तरीके से आप सारे ऑप्शन को चेक करके जा सकते हैं। इसका एक ही तरीका ऑप्शन से जाइए। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 टू द पावर 45 - 1 और 3 टू द पावर 35 - 1 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, जैसे मान लीजिए एक है a टू द पावर m - 1 इंटू a टू द पावर n - 1 का अगर HCF निकालने बोलता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a रहेगा m, n का HCF, m, n का HCF -1 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो a यहाँ 3 है। 45, 35 का एलसीएम बताइए, सॉरी 45, 35 का HCF -1। तो बताइए 45 और 35 का HCF होता है 5, तो 3 टू द पावर 5 - 1 इसका उत्तर हो जाएगा 3 टू द पावर 5 - 1। 3 टू द पावर 5 होता है 243। 243 में से 1 चला गया तो हो गया 242, जो कि यहाँ पर देखिए इमेजेस क्लियरली खुला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 242। बात समझ में आया? कुछ नहीं करना, ऊपर वाले जो 45 और 35 है ना उसका HCF लेंगे, वो 3 टू द पावर 5 - 1 होगा, वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये मैथ का था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को शायद इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया है। ट्रायंगल PQR में QR को कहाँ तक बढ़ाया गया? S तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि RS बराबर RP, यानी ये RS और ये RP दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, और बोल रहा है यदि एंगल PRQ 70 है, PRQ मतलब ये एंगल जो है ना 70 डिग्री है, और पूछ रहा है एंगल QPS, यानी ये QPS इसका मान जो है ना ये एंगल कितना दे रखा है? 110 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है? 110 डिग्री। तो पूछ रहा है PQS मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। अच्छा बताइए ये 70 है तो ये कितना होगा? ये 110 होगा। अब देखिए
ट्रायंगल PRS में, ट्रायंगल PRS में ये साइड और ये साइड बराबर हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर। तो ये 110 है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है, तो बचा हुआ दो कोनों का सम 70 होगा, तो यानी ये 35 होगा, तो ये भी क्या होगा, 35। अब बताइए ये वाला एंगल 35 हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 110 माइनस 35। 110 में से 35 घटा दीजिएगा तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 7, 75। अब बताइए ये वाला एंगल पता चल गया 75, ये है 70, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम, तो 70 प्लस 70 140, 5 45, तो 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 है। परिमाप 24 है तो साइड क्या होगा, तो साइड इज इक्वल टू 8 cm। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, ये 4 8 को काटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 99.75 और 0.05554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे, दशमलव बिंदु के दाईं ओर। तो देखिए इधर डेसिमल के बाद 2 है और इधर डेसिमल के बाद 5 है, तो टोटल डेसिमल के बाद 7 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 7वां नंबर जो होगा डेसिमल के बाद वो 0 होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को तो डेसिमल के बाद काउंट करते नहीं, अगर एंडिंग में कितना भी 0 बैठा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मली कितना नंबर रहेगा डेसिमल के बाद, तो नॉर्मली डेसिमल के बाद रहेगा 6 नंबर। ये 6 नंबर बोले, नहीं कि डेसिमल के बाद 6। डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर रहेंगे, 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। इसको मल्टीप्लाई करके निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया जैसा कि स्क्रीन के ऊपर नजर आए। देखिए ट्रायंगल XYZ है, ट्रायंगल XYZ, ठीक है। XYZ में XY 12 दे रखा है और YZ 18 दे रखा है, ठीक है। ये जो YZ है ना, ये 18 दे रखा है और बोल रहा है ना कि XW जो है ना एक कोणीय द्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है XW, ठीक है। जो YZ से बिंदु W पर मिलता है, जहाँ पर YW और WZ का जो अनुपात है ना 4:5। यानी यहाँ पर एक बात दे रखा है, 9 यूनिट का वैल्यू 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 cm और यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा मतलब 10 cm। यानी YZ की दूरी हो गई, WZ की दूरी हो गई 10 और YW की दूरी हो गई 8। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा मतलब ये, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, इस तीसरे साइड को हम मान लेते m इज इक्वल टू 8/10। तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2 इस 5 को काटेगा 10 बार में, 5 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुना 3 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते, देखिए यहाँ पर 3 + x है, 3 + x, यहाँ पर देखिए 0.94 और यहाँ पर 0.12 माइनस 0.42, तो -0.3। अब 0.94 में से 0.3 चला जाएगा तो 0.64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -0.64 इज इक्वल टू 4। तो ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 4 - 3 1, और ये 0.64 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 + 0.64, यानी 1.64 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेल्समैन को 3/4 आवर में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखिए 3/4 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 4 इधर आएगा, 3 इधर डिवाइड होगा, तो 6 × 4/3 यानी 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में करना है। 1 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करना। अब बोल रहा है 2/3 घंटा में, 2/3 घंटा में
1/2 दूरी तय करता है। करना था 8 किलोमीटर, करना था 8 किलोमीटर, निकल किया कितना 4 किलोमीटर दूरी तय किया कितने में 2/3 घंटा में। तो समय कितना बच गया, टोटल आवर था 1 आवर, तो बचा समय 1/3 आवर। तो इस 1/3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो टोटल करना था 8 किलोमीटर, किया 4 किलोमीटर, तो बचे हुए 4 किलोमीटर को कितने समय में करेगा। तो 1/3 आवर को 1/3 आवर में कितना किलोमीटर की दूरी तय करना है, 4 किलोमीटर की। तो पूछ रहा है यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। बचे हुए मतलब 1/3 आवर में 1/3 आवर में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको जो स्पीड रखनी पड़ेगी वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन करेंगे। x + 18/24 प्लस चरती है 12 3 15/4 = यहाँ पे करेंगे 23 × 24 + 13 / 24। ये सारा टर्म इक्वल के उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो भी होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये नॉर्मली एलसीएम है, ठीक है, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव जिसको कहते हैं। देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग डिवीज़न से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से 2 का पेयर बना, तो ये छूट गया, तो 2 बार में लगेगा, तो 2 चौक 4, यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, 2, ये 3 5 उतरेगा, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ कितने बार में लेंगे, 5 बार में लेंगे, सॉरी यहाँ एक छोड़ दिए थे, 2 5। ठीक है, तो 45 25 कितना होता है, यहाँ तो 50 हो जाएगा। अब 45 25 25 का 5 5 चौक 20 21 22, तो इधर हो गया 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गया 1, 3 5। तो यहाँ पे 50 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2, तो 502 × 2 कितना हो जाता है, 1004। तो 35 में 1035 में से 1004 चला जाएगा, तो कितना रिमाइंडर नीचे बचेगा, 31। मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या घटाना है, तो 31 घटाएंगे। मतलब 63535 में अगर हम 31 घटाते, 63535 में अगर हम कितना घटाते, 31, तो नंबर हो गया 63504। ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा 252 का। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी संख्या घटेगी, 31। यदि किसी संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है फिर 10 की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए x + y + xy/100, जो वृद्धि होगा वो प्लस में, जो कमी होगा वो माइनस में। तो x वृद्धि हो रहा है तो प्लस, y कमी हो रहा है तो -10, तो x × y तो प्लस × माइनस माइनस हो जाएगा, और 20 × 10/100। तो 00 से 00 क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर में होगा 2, 20 - 10 10, 10 में से 2 हो गया 8, यानी 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके जा सकते हैं। देखिए, एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। तो देखिए, 100 प्रतिभागी लिए, उसमें से 96.5% ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। तो कितने प्रतिशत लोगों ने पुरस्कार जीता, 3.5%। और एक्चुअली में कितना जीता है, 700 प्रतिभागी ने। तो 3.5% का वैल्यू 700, तो ये इसको काटेगा 200 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 200। तो आपसे पूछ रहा 100 यूनिट का वैल्यू, मतलब प्रतिभागियों की संख्या, तो 200 × 100 मतलब 20,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है, A1 बराबर 21 है, A1 A2 A3 का औसत A3 A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान याद कीजिए। कुछ नहीं करना, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए, A1 + A2 + A3 का जो औसत है ना, वो बोल रहा है A2 + A3 + A4 के औसत के बराबर है। ये 3 से 3 कट गया, A2 A3 को काट दिया, यहाँ से पता चल गया A1 किसके बराबर है, A4 के बराबर है। A1 का वैल्यू 21 है, तो A4 का भी वैल्यू क्या होगा, 21 होगा। ऑप्शन नंबर 2, इस डाटे का कोई यूज़ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 9 8 7
999 को 1000 माइनस 1 कर देंगे तो ये नॉर्मली हो जाएगा 987 में से 987 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कीजिएगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 6 986 ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये एक नंबर एक बार इसके साथ तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर फाइनली सब्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है r sin थीटा का वैल्यू 7/2 है और r cos थीटा का वैल्यू 7√3/2 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो r² sin स्क्वायर थीटा, इधर करेंगे r² cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 49/4 प्लस 7√3 का होल स्क्वायर 49 49 गुना 3/4। तो यहाँ पे नॉर्मली लेंगे एलसीएम तो 49 गुना 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में r² कॉमन है तो अंदर हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 यानी r² का वैल्यू है 49, तो r का वैल्यू हो जाएगा √49। तो √49 डेट मीन 7 सेंटीमीटर, चूँकि कोई यूनिट ही नहीं दे रखा तो रेडियस यानी r जो होगा वो आपका 7 होगा। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है नहीं पता। देखिए 10a का वैल्यू 8/15 है, तो यहाँ से p पता चल गया, 8 है, b पता चल गया 15 है, तो ट्रिपलेट से h हो गया 17। साइन थीटा होता है p/h, कोस थीटा होता है b/h, तो 15 और 8 23/17 यानी साइन ए प्लस कोसे का जो मान होगा 23/17 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं खुद ब खुद कितने अच्छे और कितने आसान क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। यदि हम भिन्न के अंश को 50% मतलब 1 यूनिट से कितना बढ़ा दिए 150 और हर को 80% बढ़ाते मतलब 180, तो इसका फ्रैक्शन नया भिन्न क्या बनेगा, तो 3×5 15, 3×6 18 यानी 5/6 ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × r + l। इसकी त्रिज्या 2r और त्रिज्यक ऊंचाई 1/2 है, तो पाई इंटू त्रिज्या 2r दे रखा है और 2r + l दे रखा है 1/2। तो यहाँ पर हो गया 2πr, अंदर एलसीएम लेंगे तो 4r + 1 नीचे आया 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या πr × 4r + 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x ने 1.5 लाख में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर y को बेच दिया। बाद में y ने 2% की हानि पर वापस x को बेच दिया, तो इस संपूर्ण लेन देन में x को प्राप्त कुल लाभ या हानि। तो देखिए 1.5 लाख में खरीदा कार, ठीक है, तो 5% लाभ पर बेचा, 1 2 3 4 पर 5% लाभ मतलब 105/100। अब ये y का क्या हो गया, CP हो गया, ये वैल्यू y का क्या हो गया, CP। अब इस CP पर वो 2% की हानि पर बेचा, तो बेचा कितने पे, 98/100 पर, ये 98/100 पर। ठीक है, तो ये y का SP हो गया, ये y का SP और अगेन x के लिए CP, तो ये 00 से 00, 00 से 00 कट गया, तो ऊपर में हो गया 15 गुना 105 गुना 98। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप कीजिएगा, थोड़ा सा 5% का लाभ 105, 2% की हानि 98। ठीक है, डाटा सही है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15 गुना 105 गुना 98, जो निकल के आएगा उसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो शायद आपका आंसर ये आ जाए। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, नॉर्मली यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन है। ऐसे करेंगे तो 15×5 = 15/75 को हम नॉर्मली कितने से मल्टीप्लाई करना, 98 से। 15/75 को नॉर्मली कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 98 से। तो 15/75 में क्या करेंगे, 1575 का 2 गुना 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, बाकी 1 5 दूनी 10 और 1 11, 11 2 और 1 3 घटा देंगे इसमें से 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 15, मतलब 1,54,350 रुपये में बेचा, 1,54,350 रुपये में बेचा।
तो ठीक है, तो 1,50,000 में खरीदा, फिर खरीद रहा है 1,54,350 में, तो ओवरऑल उसको क्या हो रहा है 4,350 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्योंकि पहले वो 1.5 लाख में ख़रीदा, अब वो कितने में खरीद रहा है। यहाँ पर ये डाटा भी थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, ये डाटा भी थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो भी होगा 4,350 होगा, इस डाटे को भी थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि पहले केस में वो लाभ पर बेचा, पहले केस में वो 5% का लाभ पर बेच रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये 00 से ये 00 क्या होगा, कट जाएगा, तो 15 गुना 15 75 00, तो मोस्टली उसको क्या होगा, लाभ होगा, 1 2 11 10 10,000 लाख, ठीक है। मोस्टली उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। वो लाभ कितना हो रहा है, ठीक है, 7500 43 50 0 10 5 गया 5 4 में से, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, 3150 रुपये का एक्स को क्या हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मली 150 गुना 105 करेंगे तो उस वस्तु को कितना में बेचे, 1,57,500 में वो बेचा था, ठीक है। अब वो खरीद रहा है 1,54,350 में, तो अब उसको कितना लाभ या हानि होगा, तो 1,57,500 में 1,54,350 रुपये को घटा देंगे तो एक्स का जो लाभ प्रतिशत लाभ रुपया होगा वो 3,150 रुपया निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबर का एलसीएम लेंगे, नहीं, नॉर्मली क्या करेंगे 10 9 8 7 इस 4 नंबर का एलसीएम लेंगे तो वो सारे पूरे के पूरे नंबर का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 9 8 72, 72 गुना 7, 72 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। देखिए 5 1 इसमें शामिल है, 9 भी शामिल हो ही गया है, 8 भी हो ही गया है, ठीक है, 7 भी हो गया। 9 8 72, 72 गुना 7, 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, 7 7 49 और 1 50, ठीक है, 50 40। एक नंबर कोई ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 2, 2 गुना 2 और 1 3, 2 गुना 4, ठीक है। तो 50,000 40 का आधा 2520 होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए कैलकुलेशन में 68 56 गुना 9 6 54 का 4, बाकी 5 बचे 45 5 50 50 40। पहली 10 प्राकृतिक संख्या से विभाज्य होना चाहिए, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इसमें 1 2 और 5 आ गया, हाँ 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे नॉर्मली 4 लेंगे, यहाँ पे नॉर्मली क्या लेंगे 4, तो 10 गुना 9 गुना 4 गुना 7 अब आ जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 28 गुना 9, 28 गुना 9 हो गया, 9 8 72 का 2, बाकी 7, 9 दूनी 18 और 7 2520, 2520, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो छोटी से छोटी संख्या। बाकी क्या है, आप एलसीएम लेने के लिए निकाल सकते हैं, ये तरीका है अपने आप कैसे सोचते हैं उससे, क्योंकि 10 में आपका क्या है 2 और 5 भी शामिल है, 9 में क्या है आपका 3 2 बार शामिल है, और 4 में आपका 2 मोस्टली 2 बार शामिल है, और 7 भी शामिल हो गया। जो सबसे ज़्यादा बार शामिल है वो नंबर लेना, 3 2 बार लेना, 5 एक ही बार आया, उसमें 7 एक ही बार आया, 2 आपका लगभग 3 बार आया, तो इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो आपका यही नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डेट मीन्स 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है, बेलन का आता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसका वैल्यू हो गया 924/264, ठीक है। तो यहाँ से एच से एट कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, ठीक है। ये 2 इसको काटेगा 132 बार में, 132 से ये 924 कटेगा 7 बार में, यानी यहाँ से आर पता चल गया आपका 7 मीटर, आर पता चल गया आपका 7 मीटर। दोनों का रेशियो लेके आर निकाल लेंगे। अब आर पता चल गया तो पूछ रहा ऊंचाई और उसके व्यास का अनुपात, तो 2 × पाई × आर, आर कितना था 7 × एच, इसी का वैल्यू दे रखा है 264, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 से ये कितने बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, तो एच यहाँ से पता चल गया 6 सेंटीमीटर, और आर पता चल गया 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसकी ऊंचाई 6 और उसका व्यास, तो रेडियस 7 है तो व्यास होगा 14, तो इसका अनुपात 6:14, डेट मीन्स 3:7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कराया। देखिए, आमिर और अली की आयु का अनुपात 5:2 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते। यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करता है और अली 1800 रुपये की बचत करता है तो क्रमशः उनकी आयु का अनुपात, देख मान लेते हैं कि उनकी आयु जो है ना x है, यानी उनकी आयु का जो अनुपात है ना 5x और 3x है। ठीक है, इसमें जब आमिर के बचत को घटाएंगे और जब अली के बचत को घटाएंगे तब उनका जो एक्सपेंडिचर का जो अनुपात होगा ना वो 9:5 होगा। ठीक है, तो ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे क्रॉस, तो 25x 26 25 125 125 और 130 पे 00। ठीक है, इज इक्वल टू 9 तिया 27x माइनस 18 नमा 162 पे 00। ठीक है, तो ये प्लस 27x से इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 2x, ये माइनस 16,200 इक्वल के इधर आएगा तो ठीक है, तो इधर हो जाएगा 3200। 2x का वैल्यू हो गया 3200, तो x का वैल्यू पता चल गया 800, x का वैल्यू पता चल गया 800। इनकम था 5x और 3x, तो 8 गुना 5 4000, सॉरी 1600। x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा था, 1600 निकल के आ रहा था, क्योंकि 2x का वैल्यू आया था 3200 तो x का वैल्यू था 1600। प्रीवियस में 2x का वैल्यू 3200 तो x का वैल्यू 1600, x का वैल्यू 800 नहीं आया। तो 16 गुना 5 16 25 80, यानी ए का इनकम, सॉरी आमिर का इनकम पता चल गया 8000 और अली का आयु था 3x, यानी 3 गुनी 1600 तो यानी 4800, यानी अमीर की इनकम 8000 और अली का इनकम जो है 4800। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, 2 कर्मचारी अनीता और सरिता के प्रति माह 6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120%, अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। 120% हटाएंगे तो नीचे 100, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में। तो अनीता और सरिता की जो दिए गए इनकम का जो अनुपात है ना, दिए गए पैसे का अनुपात है 6 और 5। दोनों को दिया कितना गया, टोटल 11 यूनिट, और एक्चुअली में कितना दिया गया 6600। एक्चुअली में कितना दिया गया 6600, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 600। आपसे पूछ रहा सरिता को कितनी राशि दी गई, तो यहाँ देख सकते हैं सरिता को 5 यूनिट दिया गया, 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 600। ऑप्शन नंबर 2 3000, क्योंकि 5 गुना 600 3000 होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं किसी ना किसी सेट में करा चुका हूँ। स्क्वायर रूट अंडर 180, तो 180 का मतलब हो गया 45 गुना 4, 45 गुना 4 मतलब 5 गुना 9 गुना 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट 6 रूट 5, मतलब 180 का मतलब हो गया 6 रूट 5 और रूट 80 मतलब 16 25 80, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 रूट 5, तो 6, इसका मतलब हो गया 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5, तो टोटल हो गया 10 रूट 5, और रूट 5 का वैल्यू हमको पता है मोस्टली होता है 2.23, तो 10 इंटू 2.23 डेट मीन्स 22.3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली रेलवे का अपकमिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को डेली मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस के जितने भी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई के जो प्रीवियस क्वेश्चन कराए उसका जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, 19 कलम का क्रय मूल 16 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी 16 है और एसपी 19 है, यानी 16 का माल 19 में बेचा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का, कितने पे 16 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 75/4%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 18:3/4% डेट मीन्स 75/4%। देखिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एंगल एबीसी और एसीबी के जो द्विभाजक है ना वो बिंदु ओ पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। एंगल बीएसी 60 है, एंगल बीएसी 60 डिग्री दे रखा है,
तो एंगल बी ओ सी बराबर आप सभी को पता है 90 डिग्री प्लस एंगल AY2 होता है। 90 डिग्री प्लस एंगल AY2 होता है। तो 90 डिग्री एंगल AY2 क्या हो गया, तो 60/2, 60 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30। 90 प्लस 30 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा 90 प्लस 30 मतलब इज इक्वल टू 120। फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस एंगल AY2। अगर बाहर में बनाता तो बाहर में बनाता 90 डिग्री माइनस एंगल AY2। अगर पूछता ये एंगल, अगर ये एंगल पूछता तो 90 माइनस एंगल AY2 मतलब 90 माइनस 30 60 डिग्री। इस केस में आंसर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये DI का क्वेश्चन है। 216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 36, 36 गुना 2 72, 72 और 3 75, 75 में से 51 चल गया 24, 24 गुना 6 माइनस 36 गुना 4, तो 36 चौक भी 144 होता है, 24 छक भी 144 होता है। 144 में से 144 चला जाएगा तो 0। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाँ देखिए, X से Y तक के लिए 2 ट्रेन हैं जो क्रमशः 32 किलोमीटर पर आवर और 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि Y से X की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे Y से परे किसी बिंदु Z पर मिलते हैं, ये X है और ये Y है, ठीक है, और X और Y के बीच की दूरी है ना 42 किलोमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है ना, ये दोनों जो है ना, जो एक 32 की स्पीड से जा रहा है और एक 26 की स्पीड से जा रहा है, वे दोनों कहीं इस पॉइंट पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? वो इस पॉइंट Z पर मिलते हैं। तो पूछ रहा है ना, Y से Z की दूरी पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? Y से Z की दूरी पूछ रहा है। बात समझ में आया? आइए नेक्स्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर है Z, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर उनके देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या होगा? टाइम कांस्टेंट। जहाँ पे दोनों मिल रहे होंगे वहाँ पर क्या होगा? टाइम, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल का रेशियो दूरी के रेशियो के क्या होगा? वैल्यू दोनों सेम होगा। तो स्पीड का जो रेशियो है ना, वो आपका 32:26 है। डेट मीन्स 16:13। यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो एक्चुअली में एक वो जो है ना, उससे क्या है, 3 यूनिट ज़्यादा चल रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 42 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 14 किलोमीटर। तो Y से Z की दूरी 13 यूनिट चल रहा है, तो Y के से Z की दूरी हो जाएगी 13 यूनिट गुना 14 किलोमीटर। 14 या 42 का 2, बाकी 4 14 और 14 4 18, 182 किलोमीटर Y से Z के बीच की दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से 2005 के बीच शहर M, N, O और P में हुई वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है? किस शहर में? तो यहाँ शहर है, पीला के लिए P, O के लिए ये है, N के लिए लाल कलर है और M के लिए ब्लू कलर है। पूछता है ना, किस शहर में औसतन सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है? सबसे अधिक वर्षा किस वर्ष में दर्ज की गई है? तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक वर्षा है ना 190। कौन सा है? 190। ये कौन सा कलर है? ये वाला, यानी ये है N। ये कलर कौन सा? ये वाला 160 से जो शुरू हुआ ऊपर वाला बार ग्राफ, उसका नाम दे रखा N, मतलब वो जो होगा सही उत्तर N शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गई अवधि के दौरान किन 2 शहरों में लगभग बराबर औसत वार्षिक वर्षा हुई है? किन दी गई अवधि के दौरान किन 2 शहरों में? तो देखिए यहाँ पर ये वाला डाटा जो यहाँ पर दे रखा है, ये इन सभी को ऐड कर लीजिएगा, इन सभी के डाटा को ऐड कीजिएगा और देखिएगा किन का औसत वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर O और P का औसत वैल्यू सेम निकल कर आएगा। जैसे हम एक निकाल लेते हैं 100, जैसे P का पीला है ना, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 है इस पॉइंट पे 100 और इस पॉइंट पे 180। तो 100 प्लस 150 250, 250 प्लस 100 350, 350 प्लस 180 तो हो जाएगा 530। इस 530 को 4 से डिवाइड करेंगे, औसत है। इसी तरीके से O का निकला, P का निकाल लेंगे, M का निकाल लेंगे, N का निकाल लेंगे और देखेंगे कौन से 2 वर्ष का सेम है। तो शायद आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही निकल के आ जाएगा, O और P। तो बस आप वो खुद से निकाल सकते हैं। इन 5 वर्षों के दौरान किस शहर में वर्षा का प्रास सर्वाधिक रहा? प्रास मतलब रेंज, मिनिमम कितना था और मैक्सिमम कितना था। तो देखिए M के लिए ब्लू कलर है, तो M का मिनिमम 160 था और गया 170, तो कितना रेंज बढ़ा? M का 10, 170 माइनस 160। N का देखते, N का भी 160 था और गया कितना? 190,
तो 170 से 190 गया तो रेंज कितना बढ़ा, 170 से 190 20 का रेंज है। बात करते हैं, ये हो गया ओ का देखते, ओ यहाँ 130 से शुरू हुआ और 130 पे गया तो रेंज क्या हो गया इसका 0। ठीक है, अब बात करते हैं पी का। पी 100 से शुरू हुआ, अब मैक्सिमम कहाँ तक गया 180 पे, तो 180 माइनस 100 यानी 80। यहाँ पर रेंज पूछ रहा सर्वाधिक प्रास किसका रहा, तो पी का। प्रास मतलब होता है रेंज, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। किस शहर में सर्वाधिक वर्षा, किस साल में सबसे अधिक दर्ज की गई। तो देखिए यहाँ पे सब कम है, यहाँ पे सब कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रहे 190, 180, 170, जो उस शहर के डाटा का जो ग्राफ है सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिल रहा है, और वो साल है 2005, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप सभी स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का 100% प्रीवियस ईयर्स का ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आता हूँ, जो आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।